हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की हमारी क्लास रहेगी जो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ा था पार्ट 1, उसी के पार्ट 2 के बारे में। उसमें हमने बात की थी कि वैक्सीन टर्म किसने दी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोला जाता है, स्टार्टिंग कैसे हुई थी इम्यूनिटी की, और उसके बाद में जो इम्यूनोलॉजी है उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने क्या वर्क किया, ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में बात की। लेकिन आज जो हमारी डिस्कशन है वो रिलेटेड है विद अर्ली थ्योरीज, जो कि एक्सप्लेन करेंगी कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं और जो उनका इंटरेक्शन है वो कैसे स्पेसिफिक टाइप का है। तो स्टार्टिंग में अर्ली 1900 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे रिगार्डिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक फॉरेन मॉलिक्यूल, एक फॉरेन मटेरियल जिसे हम एंटीजन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है और इतनी ज़्यादा इनके अंदर स्पेसिफिसिटी कैसे है। अराउंड 1900 के करीब जूलिस बोर्डेट एक रिसर्चर थे जो कि पास्चर के इंस्टीट्यूट पे ही काम करते थे। उन्होंने जो ये कंसेप्ट था इम्यूनिटी का कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है वो एक्सपेंड किया था बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पेसिफिक इम्यून रिएक्टिविटी टू नॉन पैथोजेनिक सब्सटेंस। नॉन पैथोजेनिक मतलब जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करते, जैसे कि आरबीसी। उन्होंने क्या किया कि एक स्पीसीज, जैसे हमने माना ए है, एक स्पीसीज हमने मान ली बी, कि इस स्पीसीज की जो आरबीसी है, आरबीसी किसी के लिए भी पैथोजेनिक नहीं है, वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करती। तो उन्होंने इस नॉन पैथोजेनिक सब्सटेंस एक आरबीसी को एक इंडिविजुअल की जो आरबीसी है, एक जो स्पीसीज़ का मेंबर है उसकी आरबीसी दूसरे स्पीसीज़ के मेंबर में ट्रांसफ़र की। और इन्होंने ये देखा कि जब इस आरबीसी को इस दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया गया तो इसमें तो इस आरबीसी के अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब ये आरबीसी इस बी इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ़र की गई तो यही जो नॉन पैथोजेनिक सब्सटेंस है ये बी के अंदर एज एन एंटीजन काम कर रहा है, फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है। तो जो एंटीजन है ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजेनिक ही हो, कोई पैथोजेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस जो पैथोजेनिक है सिर्फ वो ही इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो नॉन पैथोजेनिक सब्सटेंस है वो वाले सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी के नहीं है, वो सभी हमारी बॉडी के लिए एज एन एंटीजन काम करते हैं। सीरम फ्रॉम एन एनिमल inoculated previously with material that didn't cause infection would react with this material in a specific manner, and this reactivity could be passed to another animal by transferring serum from first। कि एक एनिमल से हमने सीरम लिया, ठीक है, उस सीरम के अंदर जैसे ए इंडिविजुअल है, ए इंडिविजुअल को हमने किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वैक्सीन दी, उसे इनोकुलेशन दिया, फिर उसके अंदर एंटीबॉडी बनी, उस सीरम को हमने लिया और उसे दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र किया कि जो फर्स्ट वाले का सीरम था जिसके अंदर एंटीबॉडी बनी थी, उसके सीरम को हमने दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया एक स्पेसिफिक मैनर में और उसे फिर ऑब्ज़र्व किया। द वर्क ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर एंड कोवर्कर शोव्ड डैट, जो कार्ल लैंडस्टेनर और कोवर्कर ने काम किया था वो क्या दिखाता है कि इंजेक्टिंग एन एनिमल विद ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनिक केमिकल, कि एक एनिमल को या फिर कोई भी इंडिविजुअल है उसे हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल से अगर इंजेक्ट करवाते हैं, मतलब वो क्या है, बाहर का है, फॉरेन सब्सटेंस है, could induce production of antibody that would bind specifically to the chemical। उस ऑर्गेनिक केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट करने की वजह से एनिमल के अंदर प्रोडक्शन हुआ एंटीबॉडीज़ का, जो कि एक केमिकल स्पेसिफिक मैनर में होगा। दीज स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एंटीबॉडी हैव ए कैपेसिटी फॉर एन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रेंज ऑफ रिएक्टिविटी इंक्लूडिंग रेस्पॉन्स टू किस किस के लिए, कि फिर उन्होंने क्या शो किया कि एंटीबॉडी है ना वो अनलिमिटेड फॉरेन सब्सटेंस के लिए
रिएक्टिविटी शो करती है इन ए स्पेसिफिक मैनर। जैसे कि कोई सब्सटेंस चाहे वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा हो, चाहे अभी अभी हमने लैब में सिंथेसाइज किया हो, उसके लिए भी एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक मैनर में रिएक्ट करेगी। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है, अगर तो सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल है विद माइन्यूट डिफरेंस, उनके माइन्यूट डिफरेंस को भी जो एंटीबॉडी है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, डिस्टिंग्विश कर सकती है। तो इस माइनॉरिटी लेवल ऑफ डिफरेंस को भी एंटीबॉडी डिफ्रेंशिएट कर सकती है। दो मेजर थ्योरीज दी गई थी वर प्रपोज टू अकाउंट फॉर दिस स्पेसिफिसिटी। एक तो सिलेक्टिव थ्योरी और दूसरी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। इस लेक्चर सीरीज में हम सिर्फ सेलेक्टिव थ्योरी की बात करेंगे विच वाज गिवन बाय पॉल एहरलिच इन 1900। उनकी थ्योरी के मेन 5 पॉइंट हैं। ही प्रपोज डेट सेल इन द ब्लड एक्सप्रेस्ड ए वेराइटी ऑफ रिसेप्टर। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड के जो सेल्स है उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वेराइटी ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे विच ही कॉल्ड साइड चेन रिसेप्टर, जो उन्होंने स्लाइड चेन रिसेप्टर बोला। डैट कुड रिएक्ट विद इन्फेक्शियस एजेंट एंड इनएक्टिवेट दैम। ये यहाँ पे एक्चुअली ये स्लाइड नहीं है, ये साइड है, साइड चेन रिसेप्टर। साइड चेन रिसेप्टर बोला, क्या कहा उन्होंने कि हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और इन रिसेप्टर को उन्होंने क्या कहा, साइड चेन रिसेप्टर, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के साथ रिएक्ट करके उसे इनएक्टिव करने का काम करते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि फिशर से जो उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन बताया था लॉक एंड की मॉडल पे, वो वाला मॉडल इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी के रिगार्डिंग बताया। उन्होंने क्या कहा कि जो बाइंडिंग है इस रिसेप्टर की किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से, वो बिल्कुल लॉक एंड फिट की तरह ही फिट होगा। एलिस सजेस्टेड दैट इंटरेक्शन बिटवीन एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड ए सेल बाउंड रिसेप्टर वुड इंड्यूस द सेल टू प्रोड्यूस एंड रिलीज मोर रिसेप्टर विद द सेम स्पेसिफिसिटी। उन्होंने क्या कहा कि जो इंटरेक्शन है इन्फेक्शियस एजेंट और सेल बाउंड रिसेप्टर का, उसकी वजह से और ज़्यादा उसकी वजह से क्या किया जाएगा, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे वो ही रिसेप्टर, और ज़्यादा रिलीज़ किए जाएंगे वो ही रिसेप्टर, और सेम स्पेसिफिसिटी मतलब उसी स्पेसिफिसिटी का रिसेप्टर जिसके साथ वो इन्फेक्शियस एजेंट बाउंड हुआ है वो प्रोड्यूस किया जाएगा ज़्यादा नंबर में और उसे रिलीज़ किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शियस एजेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सके। अकॉर्डिंग टू एहलिच थ्योरी द स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर वाज डिटरमाइंड बिफोर इट एक्सपोज टू एंटीजन एंड एंटीजन सेलेक्टेड द एप्रोप्रिएट रिसेप्टर। इन्होंने क्या कहा कि जो रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी है ना, वो एंटीजन आने के बाद में डिसाइड नहीं होगी, वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है, और एंटीजन आने के बाद एंटीजन एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट रिसेप्टर को सेलेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले एंटीजन आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ रिसेप्टर डिसाइडेड होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्री डिसाइडेड है। एहलिच थ्योरी ऑल्सो ऑल एक्सपेक्ट वर करेक्ट माइनर एक्शन with minor exception that the receptors exist as both as soluble antibody molecule and as a cell bound receptor, it the soluble form that is secreted rather than the bound form released। इन्होंने क्या कहा कि उनकी थ्योरी सारी तो ठीक थी लेकिन कुछ माइनर एक्सेप्शन थे कि जो रिसेप्टर्स हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में और सेल बाउंड फॉर्म में। सोल्यूबल वाले को हम एंटीबॉडी बोलते हैं कि इंटरेक्ट तो कौन करता है, सेल बाउंड, और सीक्रेट कौन किया जाता है, एंटीबॉडी सीक्रेट की जाएंगी कि सेल के साथ में जो रिसेप्टर है
वो इंटरेक्ट करेगा इन्फेक्शियस एजेंट से और उसके स्पेसिफिसिटी के जैसे ही एंटीबॉडी को बाहर रिलीज़ किया जाएगा फर्दर इन्फेक्शियस एजेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 5 इनकी थ्योरी क्या थी, फिर उसका एक बार फिर से देखेंगे इसे। कंक्लूजन देखते हैं। रिसेप्टर प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी, कि जो रिसेप्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये मेन 5 पॉइंट थे सिलेक्टिव थ्योरी के, कि पहला क्या कहा, हमारी ब्लड की जो सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर हैं, साइड चेन रिसेप्टर बोलते हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ में इंटरेक्ट करेंगे लॉक एंड की पैटर्न पे। देन जैसे ही इंटरेक्शन हुआ मोर नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएंगे सेम टाइप के रिसेप्टर्स, उन्हें रिलीज़ किया जाएगा और ये रिसेप्टर एंटीजन आने से पहले ही अपनी स्पेसिफिसिटी को गेन कर लेते हैं, बाद में एंटीजन आके उनके साथ बाउंड होगा। सारी चीज़ें सही थी, लेकिन एक दो बातें गलत थी कि रिसेप्टर जो इंटरेक्ट करता है सेल बाउंड रिलीज़ किए जाती हैं, सीक्रेट की जाती हैं, जो कि सोल्यूबल फॉर्म में एंटीबॉडी हैं वो, और रिसेप्टर मेन होता है स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल थ्योरी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।